हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा हमने प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी के बारे में भी देखा था, जो हमें बताती है कि आपकी जो लाइट सोर्स होती है या उसका जो नेचर होता है वो कौन सा होता है, पार्टिकल नेचर। ठीक है, जबकि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग आपका लाइट का नेचर कौन सा होता है, वेव टाइप का। ठीक है, तो आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे और आज हम पढ़ेंगे फोटो डिसोसिएशन। देखिए फोटो डिसोसिएशन क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज फोटो डिसोसिएशन। फोटो डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, फोटो मीन्स आपका फोटोन मीन्स लाइट। ठीक है, और डिसोसिएशन मीन्स होता है आपका ब्रेकिंग, मतलब आपको ब्रेक करना है। तो फोटो डिसोसिएशन का मतलब होता है आपको लाइट के जरिए किसी केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फोटो डिसोसिएशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो ब्रेकिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड यूजिंग लाइट को यूज करके, उसे ही हम क्या बोलेंगे, आपका फोटो डिसोसिएशन। ठीक है, देखिए जैसे आपका AB कोई आपका केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, AB दो आपके एटम है, उनके बीच में कोई बॉन्ड है। ठीक है, अपने को क्या करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ चाहिए, मतलब पर्टिकुलर वेव चाहिए। ठीक है, जो इस बॉन्ड को ब्रेक कर सके। ठीक है, इसकी जो एनर्जी होती है, ठीक है ना, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। तो अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी हम किसे कह सकते हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड या फिर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द बॉन्ड एनर्जी और the energy required to break वन मोल बॉन्ड। आपको ये जो बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं ये पर्टिकुलर एक मोल के लिए डिफाइन किया जाता है। बॉन्ड एनर्जी किसके लिए डिफाइन किया जाता है, वन मोल के लिए। ए और बी आपका एक बॉन्ड है। ठीक है, और आपको Na बॉन्ड कितने, Na वन मोल मीन्स Na बॉन्ड। Na बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड of any compound is known as bond energy। ठीक है, is known as bond energy। और ये हमेशा आपको किलो जूल पर मोल में ही मिलेगी। अगर हम किसी भी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी लिखते हैं तो हमेशा लिखते हैं, सपोज करो x है तो हम लिखेंगे x किलो जूल पर मोल, मतलब जो बॉन्ड एनर्जी है वो हमेशा वन मोल के लिए ही डिफाइन होती है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में देखना रहता है एक चीज़ ये भी कि एक बॉन्ड को ब्रेक करना है या फिर वन मोल बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है ना, इसकी यूनिट हमेशा क्या होगी, किलो जूल पर मोल में होगी। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। अब देखिए बात करते हैं इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है कितनी है, x किलो जूल पर मोल। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, x किलो जूल पर बॉन्ड पर मोल का मतलब क्या है। x किलो जूल पर मोल की अगर मैं बात करूं आपको तो मैं कह सकता हूं कि वन मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, x किलो जूल। तो मैं लिख सकता हूं फॉर ब्रेकिंग वन मोल मीन्स Na। ठीक है, फॉर ब्रेकिंग वन मोल बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड ये कितनी होगी आपके पास,
x किलो जूल। ठीक है, क्लियर है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये जो बॉन्ड एनर्जी है, कोई भी पर्टिकुलर वेव आके यहाँ पे टकराएगी और आपका बॉन्ड को ब्रेक करेगी। इसका मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपको कहाँ से मिलेगी, जो आपकी पर्टिकुलर वेव आ रही है उससे मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, हम क्या कह सकते हैं इसमें, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड that will be equal to the energy of this incident light। ठीक है, the energy of incident light, इंसिडेंट लाइट। ठीक है, अब देखिए अगर मान लो इस इंसिडेंट लाइट की एनर्जी इस बॉन्ड से कम रही, हमें जितनी चाहिए, सपोज करो इसको ब्रेक करने के लिए आपको 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए और जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी 5 किलो जूल है, तो वो इस बॉन्ड को कभी ब्रेक ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, ब्रेक आपका बॉन्ड तब होगा जब आपकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो किसके इक्वल हो, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जब इसके बराबर होगी तभी वो आपको बॉन्ड को ब्रेक कर पाएगा, उससे कम होगी तो आपका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, फॉर ब्रेकिंग 1 मोल मीन्स Na, बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड जो है आपकी कितनी है, x किलो जूल पर मोल है। ठीक है, x किलो जूल है। अगर मैं बात करूं 1 मोल के लिए फॉर, या फिर 1 बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, केवल आपको एक ही बॉन्ड ब्रेक करना है, फॉर ब्रेकिंग 1 बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगी आपकी वो कितनी होगी, x बाई Na, करेक्ट, x बाई Na किलो जूल। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो x किलो जूल। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी डिवाइड बाई Na। ठीक है, और ये जो एनर्जी है किसके इक्वल होगी आपकी, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। हमें पता है इंसिडेंट लाइट की एनर्जी क्या होती है, अगर हम इसके लिए बात करें तो x किलो जूल को हम किसके इक्वल लिखेंगे, ये किसके लिए, 1 मोल के लिए तो n इंटू एच सी अपॉन लेमडा आप लिख सकती है। n मतलब कितने आपके नंबर ऑफ फोटोन्स है, इंटू एच सी बाई लेमडा, आप इसको इसके इक्वल कर दीजिए। या फिर x किलो जूल पर मोल है, x बाई Na है, तो x बाई Na ये जो एनर्जी होगी किसके बराबर होगी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट फोटोन के बराबर। तो उसको आप यहाँ से एच सी बाई लेमडा कर दीजिए। यहाँ पर अगर आपको एक ही बॉन्ड ब्रेक करना है, 1 बॉन्ड, तो n की वैल्यू क्या होगी, 1। क्यों, क्योंकि एक फोटोन जो होता है हमेशा एक ही बॉन्ड को ब्रेक करता है। जैसे एक फोटोन यहाँ पे गिरा तो केवल ये इसी बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ऐसा नहीं कि एक ही फोटोन आपके एक से ज़्यादा बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, एक फोटोन आपका एक ही बॉन्ड को ब्रेक करने में काम आएगा। ठीक है, अगर उसकी एनर्जी सफिशिएंट होगी तो तोड़ देगा, नहीं होगी तो नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x अपॉन Na किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एच सी अपॉन लेमडा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है क्वेश्चन में। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप, फिर मैं इसके ऊपर आपको 1-2 छोटे मोटे क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाए कि पर मोल और 1 बॉन्ड के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ट, ताकि आपको क्या हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिस मैक्स एवरीवन परफेक्ट। ठीक है ना, नॉट ओनली मैन। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, कैलकुलेट द वेवलेंथ, calculate the wavelength of the photon of light required to break
ए Cl बॉन्ड, आपको Cl बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। इफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl बॉन्ड इज 1.204 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये आपको दी हुई है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, आपको फोटोन की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए Cl बॉन्ड, मतलब आपको केवल एक ही बॉन्ड ब्रेक करना है Cl का, ठीक है। ए Cl बॉन्ड, इफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl बॉन्ड इज 1.204 किलो जूल पर मोल, आपको एक मोल के लिए एनर्जी दी हुई है, आपको एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए, हमें पता है आपको एक बॉन्ड ब्रेक करना है, तो आपकी अगर एक मोल एनर्जी, एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करना होता तो आपको एनर्जी कितनी चाहिए, 1.204 के बराबर। आपको एक बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको एनर्जी कितनी चाहिए होगी, x/Na, जो अभी हमने लिखा था वो किसके इक्वल है, 1.204 डिवाइड बाई Na, ठीक है। ये किसके इक्वल होगी, आपकी जो इंसिडेंट लाइट होगी उसकी एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। तो hc/λ, hc/λ इसके इक्वल कर दो आप, ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए, 1.204 ये आपका किलो जूल है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे भी एनर्जी की यूनिट कौन सी लेनी पड़ेगी, किलो जूल। ये हो गए आपके 1.204 इंटू 10⁻³ किलो मीन्स 10⁻³, ठीक है, डिवाइड बाई Na 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। इसको कैलकुलेशन के लिए आप 6 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दिस इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई लैम्डा। तो यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू को सोल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आपके जूल में एनर्जी है, यहाँ पे भी आपके जूल में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी एच की जो यूनिट है वो क्या है, जूल इंटू सेकेंड ही है। तो आपके वेवलेंथ यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। एक तो मेथड ये है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमने एक क्वेश्चन, या आपको पता होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम या -19 जूल के बराबर। ये हमने देखा था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये होता है आपके पर एटम, ठीक है, मतलब एक एटम की ये एनर्जी होती है, ठीक है। अगर आपको Na एटम की चाहिए तो क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, Na से। तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल तो है, पर मोल करना है तो इंटू Na मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 1.6 इंटू 6 ये हो जाएगा आपका 9.6, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 और 10⁻23 ये हो जाएगा 10⁻4, ठीक है। यहाँ से एक पावर मैंने कम किया, 4 में से 3 किया और 10 हुआ, 10 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 9.6 से 96 इंटू 10⁻3 जूल, ठीक है। ये क्या आपकी पर मोल। यहाँ से अपने पास एक और फॉर्मूला आ गया, या एक यूनिट कन्वर्जन और आ गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके 96 किलो जूल पर मोल के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू कभी कभी किलो जूल पर मोल में भी आ जाती है, तो आपको वहाँ ये कन्वर्जन बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम, ठीक है। वही अगर आपको पर मोल के लिए निकालना हो तो उसको मल्टीप्लाई करो Na से, आपके पास वैल्यू आएगी 96 किलो जूल पर मोल, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं 96,000 जूल पर मोल, ठीक है ना। हमने के मतलब 10⁻³ को 1000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 96 को, ठीक है।
तो ये चीज़ है, ये इस फॉर्मूले को भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यहीं पे, ठीक है। इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करेंगे हम, आपको सेम वैल्यू दी हुई कितनी 1.204 किलो जूल पर मोल, ठीक है, और आपको यही आंसर निकालना है। तो यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो एनर्जी की। आप क्या करो, ये जो किलो जूल पर मोल है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि आपको Hc/λ की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है, ईजी होती है। कितनी होती है? 12,400 डिवाइड बाई लैम्डा, ठीक है। तो आप क्या करो, इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 96 से, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, दैट इज 1.204, ये आपकी क्या है, किलो जूल पर मोल है। इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाई, ये आपका किलो जूल है, ठीक है, डिवाइड बाई 96 किलो जूल, ठीक है। और इसको आप इक्वल कर दो किसको, किसके इक्वल, Hc/λ। Hc की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है, 12,400, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी ये kg और kg ये तो आपकी कैंसिल हो ही जाएगी, ठीक है। 12,400 डिवाइड बाई लैम्डा, यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपके एंगस्ट्रॉन्ग में आ जाएगी। यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लैम्डा इज इक्वल टू 12,400 इंटू 96 डिवाइड बाई 1.204, ठीक है। ये आपके एंगस्ट्रॉन्ग में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप इससे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दोनों से आपकी वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है ना। तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए कुल मिला के। आपको ये इजी लगता है तो इससे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है वो इजी लगता है तो उससे कीजिए, आपको कन्वर्जन आना चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एक बॉन्ड को ब्रेक करना है या फिर 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। इसे नोट कीजिए। फिर मैं एक क्वेश्चन आपको 1 मोल के लिए भी करवा देता हूँ, ठीक है ना। इसे नोट कीजिए एक बार, ओके। तो आई होप ये आप लोगों को क्वेश्चन आया होगा समझ में, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम पर मोल के लिए, ठीक है, कि उसको हमें कैसे सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट required to dissociate 1 mole Cl2 into Cl एटम्स, ठीक है ना। लैंग्वेज को आपको प्रिडिक्ट पकड़ना है, ठीक है ना। लैंग्वेज आपको फाइंड आउट होनी चाहिए। इफ द बॉन्ड एनर्जी of Cl bond is 1.204 किलो जूल पर मोल, ठीक है। आपको ये बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, ठीक है, और साथ में दिया हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को प्रिडिक्ट करना है, आपको समझना है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब एन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट, डिसोशिएट मतलब ब्रेक करना 1 मोल Cl2, 1 मोल के लिए 1 मोल Cl2 इंटू Cl मतलब Cl के बीच में जो बॉन्ड है उसको आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। सिंगल एटम में आपको उसको कन्वर्ट करना है। मतलब ये आपका Cl और Cl2 मतलब Cl और Cl के बीच में आपका बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। इफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl बॉन्ड एनर्जी आपको दी हुई है 1.204 किलो जूल पर मोल। देखो किलो जूल पर मोल में दी हुई है ऑलरेडी, मतलब आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, क्वेश्चन में दे ही रखी है, कितनी है 1.204 किलो जूल, ठीक है। अब ये एनर्जी किसके इक्वल होगी, जो आपकी वेवलेंथ आ रही है उसकी एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको हम कैसे इक्वेट करेंगे, E इक्वल टू एन इंटू Hc/λ से। यहाँ से आप सीधा H और C की वैल्यू आपको पता है, लैम्डा आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये किलो जूल में है
या तो आप Hc को इसको किलो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर इसको आप इलेक्ट्रॉन जूल में कन्वर्ट कर दीजिए और आप आंसर निकाल सकते हो लैम्डा का, ठीक है ना। आपको पता ही है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। देखो बहुत से लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं यूनिट कन्वर्जन को, ठीक है। आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, क्लियर है। आपको कितना जूल दिया हुआ है 1.204 किलो जूल है, तो ये किसके इक्वल होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.204, ठीक है, ये किलो है। तो यहाँ से आप वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कि 1 डिवाइड बाई आपका या फिर 1.204 इंटू 10⁻³ जो आपका किलो जूल है डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। इसको इक्वल कर दो n इंटू Hc अपॉन लेमडा। Hc अपॉन लेमडा की वैल्यू होती है 12,400, ठीक है, अपॉन लेमडा। यहाँ से आप लेमडा की वैल्यू दी हुई है 2000, ठीक है, ये 2000। यहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपको n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना तो सोल्व कर लोगे आप, ठीक है ना। तो यूनिट कन्वर्जन आपको मान लो दिक्कत आती हो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने में या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने में, तो आप इस तरीके से रफ में 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो 5वीं बार डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आप सोल्व कर दोगे, ठीक है ना। हो सकता है शुरू में दिक्कत आए, कोई बात नहीं है उसमें, आप इजीली अलग से रफ में कैलकुलेट कर लो और फिर आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टॉपिक फोटो डिसोसिएशन का, ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो हमने कोई भी जो लाइट है उसके दो नेचर हमने देखे, एक तो वेव नेचर और एक आपका पार्टिकल नेचर, ठीक है ना। तो वेव नेचर तो आपका जो मैक्स था उसके मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से सही था, ठीक है। बट कुछ आपके इफेक्ट होते हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये इफेक्ट होते हैं, ये आपके केवल और केवल वेव के आपके किसी भी लाइट के पार्टिकल नेचर के जरिए आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। तो वही हम पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है वो हम देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए ये आपका मैं एक अरेंजमेंट बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये एक आपका अरेंजमेंट है, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, मेटल प्लेट है, ठीक है, ये आपकी मेटल प्लेट है। या आपकी फोटो सेंसिटिव मेटल भी इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटो सेंसिटिव मेटल। फोटो सेंसिटिव मेटल, फोटो सेंसिटिव मेटल, ठीक है ना, ये मेटल प्लेट। तो होता क्या है, जब इस मेटल प्लेट के ऊपर कोई आपकी वेव या कोई भी लाइट आके टकराती है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है। जैसे ही लाइट किसी भी लाइट सोर्स से लाइट इस मेटल सरफेस पे आती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा।
यहाँ पे आपका बैटरी का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव, ये आपका है एनोड, क्या है आपका एनोड, ठीक है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, ये है आपका कैथोड, ठीक है। तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो एनोड की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, और यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ होगा, इसका मतलब आपकी जो करंट है वो कहाँ फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपकी करंट की डायरेक्शन रहेगी। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देख रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, एक अरेंजमेंट किया, हमने एक फोटो सेंसिटिव मेटल ली, ठीक है, उसके ऊपर किसी भी लाइट सोर्स से लाइट डाली। जैसे ही हम लाइट डालते हैं, ये फोटो सेंसिटिव मेटल ऐसे होते हैं कि तुरंत लाइट को गेन करके एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये बैटरी का क्या काम है, बैटरी इंश्योर करती है कि हाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब आपका करंट का फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट के फ्लो को चेक करने के लिए कि हाँ इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, उसके लिए हम बैटरी को यूज में लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और मूवमेंट करते हुए चारों तरफ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब आपके बैटरी में, मतलब ये जो फोटो सेंसिटिव मेटल है ये परफेक्ट आपका वर्क कर रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। मतलब आपकी लाइट गिरी, जैसे ही लाइट गिरती है आपका एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, सभी जो आपकी जितनी भी मेटल्स है, ऐसा नहीं कि सब मेटल ये इफेक्ट शो करती है, ठीक है ना, करती तो सभी हैं, बट होता है ना कि कौन कितना जल्दी, कितनी ईजीनेस के साथ या कितनी कम एनर्जी के साथ ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे, ठीक है ना। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपकी मेटल कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये जो करंट फ्लो होगा, इन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, जो आपके इजेक्ट होकर बाहर निकलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये जो करंट फ्लो होगा इसे हम बोलते हैं फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो प्रोसेस होती है, ये जो इफेक्ट होता है, इसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो इसकी अगर मैं थ्योरी आपके लिए लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हेन a light is incident when a light is incident on a metal surface, on a metal surface, it ejects out an electron, जैसे ही ये रेस गिरी, आपकी लाइट रे गिरी, तुरंत आपका इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, ठीक है ना, इजेक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब उसमें ऐसा टाइम नहीं लगता, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में जैसे ही आप गिरी, रेस गिरी, तुरंत आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। व्हेन ए लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, इट इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन इज फोटो इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। इसे हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। एंड करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन बैटरी। बैटरी में क्या आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। दैट करंट is known as photo current, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन से फोटो करंट का फ्लो होगा, ठीक है। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए सभी मेटल्स ये शो करेगी, ठीक है, बट
आपके जो आपकी रेज यहाँ पे गिर रही है लाइट्स, ठीक है, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होनी चाहिए या इसमें एनर्जी इतनी होनी चाहिए मिनिमम कि ये इस मेटल के सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, ठीक है। अगर इसकी एनर्जी कम रही तो इलेक्ट्रॉन आपका बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। उस मिनिमम एनर्जी को उस मिनिमम एनर्जी को जिससे आपका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं हम? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, एक टर्म होता है या उसका एक और नाम होता है, वो होता है वर्क फंक्शन। क्या होता है? वर्क फंक्शन। देखिए वो होता है आपका वर्क फंक्शन, या इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इसे हम डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। ये होता क्या है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटोसेंसिटिव मेटल इज नोन एज वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी, अगर उस एनर्जी से कम रहेगी तो आपके इस फोटोसेंसिटिव मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to eject out an electron from metal surface is known as थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन, ठीक है। और ये जो वर्क फंक्शन होता है ये हर एक मेटल के लिए फिक्स अलग अलग होता है, मतलब इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दिस सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो, दिस वर्क फंक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेटल। किसी भी मेटल की क्या होती है? ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका गुण आप समझ सकते हो। जैसे हाँ होता है ना, हर एक व्यक्ति में अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके जरिए आप उसे पहचान सकते हो। जैसे वॉइस, ठीक है, मेरी वॉइस अलग है, आपकी वॉइस अलग है। आप वॉइस के जरिए किसी भी व्यक्ति को पहचान सकते हो जिसको आप जानते हो, ठीक है ना। तो मतलब उस आदमी की जो वॉइस है वो उस व्यक्ति के लिए क्या हो गई? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। वैसे ही अलग अलग मेटल के लिए ये क्या होती है? आपकी वर्क फंक्शन जो होती है कैरेक्टरिस्टिक की तरह वर्क करती है। जरूरी नहीं कि एक मेटल से पर्टिकुलर एनर्जी देके हम हर एक मेटल से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सको, ठीक है ना, नहीं निकाल सकते हो सकता है किसी मेटल के लिए कम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, हो सकता है किसी मेटल के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो हर एक मेटल के लिए अलग अलग होती है, उसकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो दिस वर्क फंक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेटल, ठीक है। पर्टिकुलर मेटल के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये किसको सपोर्ट करता है? आपके पार्टिकल नेचर को, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो दिस इफेक्ट सपोर्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, एक लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब एक और टर्म होती है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखिए फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू नोट से, ठीक है। देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे E इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है, पता है आपको। मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव
आपकी फ्रीक्वेंसी, तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट an electron from metal surface is known as threshold frequency. ठीक है, एक और टर्म होता है, वो होता है आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, अगर हम बात करें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा नोट से, ठीक है। आपको डेफिनेशन टर्म को समझना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, द मैक्सिमम, बिल्कुल करेक्ट। तो हम कहेंगे क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड to eject out an electron from surface of a metal is known as threshold wavelength, उसे हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड आपकी क्या है, वेवलेंथ है, ये तीनों आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करी। तो हम वर्क फंक्शन को, जो आपकी एनर्जी, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू HC अपॉन लेमडा, या इसको हम H न्यू नोट बोलते हैं, या एक और टर्म हम बोलते हैं दैट इज HC अपॉन लेमडा नोट। तो जो आपका वर्क फंक्शन होता है, जो एनर्जी का एक फॉर्म है, वो किसके इक्वल होगा, आपका H न्यू नोट के, और या फिर HC अपॉन लेमडा नोट के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। एक बार आप इसे कंप्लीट नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म हमारा, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, देखिए यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट भी है वो, कि जैसे आपका फोटोन मेटल के ऊपर इंसिडेंट होता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, अगर मान लो इस फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है, कुछ एनर्जी तो क्या है, कहाँ कंज्यूम कर लेगा ये, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, ठीक है। जैसे किसी सर्टेन फिक्स एनर्जी को लेके आपका फोटोन आता है, ठीक है, मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करता है, तो कुछ एनर्जी का कुछ पार्ट तो क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में चला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो एनर्जी बचती है, उस एनर्जी को लेके आपका ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करता है, इसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, या फिर इसको हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी होगी, जितनी बचेगी उस सब एनर्जी को लेके एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी एनर्जी उतनी सफिशिएंट नहीं हो पाती है कि वो यहाँ तक पहुँच पाए, हो सकता है वो चलते चलते बीच में ही ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो उस एनर्जी को, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को एनोड तक पहुँचाने में आपका हेल्पफुल रहता है आपका बैटरी, ठीक है ना। तो मतलब या तो इलेक्ट्रॉन खुद अपने ही एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से एनोड तक पहुँच जाए, सर्किट कंप्लीट हो जाए, या फिर अगर उसमें एनर्जी कम रहती है तो आपकी बैटरी हेल्प करती है उसकी
एनोड तक पहुंचने में, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा फंक्शन भी होता है जो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। बैटरी का एक फंक्शन होता है ये, मतलब बैटरी हेल्प भी करती है आपके जो आपका इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है उसको एनोड तक पहुंचाने में, ठीक है ना। सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम के वैल्यू के बराबर नहीं होती है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या पढ़ते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती क्या है। देखिए ये है आपकी मेटल सरफेस, ठीक है। इस मेटल सरफेस पे जब आपका एक फोटोन स्ट्राइक करता है तो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है। सपोज कीजिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है न्यू है, ठीक है। इसकी जो एनर्जी है ई आई है, ठीक है। इसको हम बोले इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है। देखिए अब इंसिडेंट एनर्जी को लेके आपका फोटोन मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, इसका कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन होगा, ठीक है, जो हमेशा मेटल का होता है फिक्स, ठीक है। इतनी एनर्जी ये लेगा मेटल और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगा, ठीक है। अब मान लो अगर इंसिडेंट एनर्जी आपकी ज़्यादा है तो ये तो उतनी ही एनर्जी लेगा जितनी इसको चाहिए, और बाकी की जो एनर्जी है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगी? वो ट्रांसफ़र होगी आपके पास इलेक्ट्रॉन के पास। तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके वो जो रहेगी आपकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहेगी। इलेक्ट्रॉन उस काइनेटिक एनर्जी को लेके आपका मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी मैक्स। मैक्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि मैक्सिमम ही काइनेटिक एनर्जी ये होगी, बची हुई सारी किस में जा रही है? काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना। सपोज करो यहाँ से 100 कोई आपकी 100 जूल एनर्जी मिली, इंसिडेंट हुई, ठीक है। वर्क फंक्शन है आपका 50, कितना है? 50 जूल का वर्क फंक्शन है मेटल का। उसने 50 जूल एनर्जी ले ली, अब बची हुई 50 जूल कहाँ जाएगी? वो पूरी की पूरी 50 जूल कहाँ लेके जाए? कौन लेके जाएगा? इलेक्ट्रॉन। किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो वो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और ये मैं आपको अभी पहले बता चुका हूँ कि हर इलेक्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को गेन नहीं करता है। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बीच में ही खत्म हो जाते हैं, तो उनको सपोर्ट देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बैटरी का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं कहूँ आपको कि जो आपकी इंसिडेंट एनर्जी है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं ई आई इज इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्सिमम। हम कह सकते हैं क्योंकि जो आपकी इंसिडेंट एनर्जी है एक तो वर्क फंक्शन में उसकी एनर्जी गई और दूसरी काइनेटिक एनर्जी में गई, ठीक है। तो मतलब यहाँ आप जो इंसिडेंट एनर्जी है उसके दो फंक्शन हैं, उसके दो फंक्शन आप मान सकते हो। एक तो क्या है? मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, और दूसरा जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी में हेल्प करना, ठीक है। मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाना। इसके दो फंक्शन होंगे, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं द इंसिडेंट लाइट और इंसिडेंट एनर्जी फोटोन, इंसिडेंट एनर्जी हैव टू फंक्शंस। इसके क्या दो फंक्शन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन तो क्या है? टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। एक तो क्या है? मेटल सरफेस से आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। उसके बाद जो एनर्जी बचती है वो किस में जाती है? आपकी के ई मैक्स में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं टू प्रोवाइड के ई मैक्स। मतलब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, के ई मैक्स है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो आपकी इंसिडेंट एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा इंसिडेंट आपकी एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी के ई मैक्स भी होगी, क्योंकि ये तो क्या है? फिक्स है। जितनी आप ये ज़्यादा दोगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को लेके इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इंसिडेंट एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है? आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हम अगर लिखना चाहें इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू 5 की वैल्यू क्या होती है? एच न्यू नॉट, ठीक है। प्लस हम लिख सकते हैं के ई मैक्स,
ये आपका के ई मैक्स, ठीक है। अब इसको हम रीअरेंज करें तो मैं लिख सकता हूँ रीअरेंज करके के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, ये मैं लिख सकता हूँ। और एच न्यू क्या होता है आपका फाई, ठीक है, जो हमने पहले लिख ही लिया है, ठीक है। तो अगर हम देखें ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है एक तो, ठीक है ना, और एक ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएगी ये, ठीक है। ई आई इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्स, ठीक है। एच न्यू को हम एच सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं, के ई मैक्स दैट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नोट, ठीक है ना। ये होगी आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, ये होगी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, कभी कभी ग्राफ की फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो अगर आप 11th के स्टूडेंट हो, ठीक है ना, तो हो सकता है आपने ग्राफ अभी पढ़े हुए नहीं हो मैथ्स के अंदर, ठीक है ना। बाकी इजी ग्राफ बनते हैं इसके। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के ई मैक्स दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, ठीक है। इसमें जो ग्राफ होता है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें आपका के ई मैक्स ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और एच न्यू ये आपकी न्यू फ्रीक्वेंसी, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। अगर हम इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये होता है वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी टाइप का एक ग्राफ होता है, ठीक है ना। नहीं आता है, नहीं पढ़ा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस आपकी लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जहाँ कोई भी पावर नहीं होती है उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। जो वाई एक्सिस पे है उसको हमने वाई मान लिया, ठीक है। जो आपका एक्स एक्सिस पे है उसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, एम होता है स्लोप, क्या होता है स्लोप, और सी आपका कोई भी ये, जैसे यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है आपकी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, सी की वैल्यू, सी का मतलब होता है इंटरसेप्ट, मतलब वो ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है। माइनस सी है मतलब वो नीचे की तरफ कट करेगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। और एम एक्स, एम और एक्स यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, कुछ साइन है, मतलब एम एक्स की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, मतलब आपका स्लोप क्या है पॉजिटिव, मतलब ऊपर की तरफ मूव करता है। अगर यहाँ पे माइनस एम एक्स होता तो स्लोप क्या होता आपका नीचे की तरफ होता, डाउन की तरफ, लेकिन कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका स्लोप क्या है ऊपर की तरफ, और इंटरसेप्ट क्या है नेगेटिव, मतलब नीचे कटा हुआ है। तो ये जो ग्राफ आता है ये इस टाइप का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट होता है, ठीक है ना। इजी है, आप समझ जाओगे, ठीक है ना। y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी टाइप का ग्राफ होता है, ठीक है। अगर मान लो y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप का होता तो आपका ये जो ग्राफ है m क्या है पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ ही जाएगा, और c भी क्या है पॉजिटिव है, तो मतलब ऊपर कहीं कट करेगा और आपका ग्राफ ऐसा होता, ठीक है। लेकिन अगर जैसे अब मान लो माइनस एम एक्स होता और प्लस सी है, तो प्लस सी मतलब ऊपर कट करेगा, लेकिन स्लोप क्या है नेगेटिव, तो आपका ग्राफ नीचे की तरफ मूव करेगा और कहीं पे कैंसिल करेगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ के 3-4 आपके टाइप होते हैं, ठीक है। 11th में ही आपके फिजिक्स में भी आते हैं और मैथ्स में भी आते हैं ये, ठीक है ना। तो टेंशन मत लेना अगर आपको ग्राफ नहीं आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप सीख जाओगे। तो अभी अपन इस सिचुएशन क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है, मतलब स्लोप क्या है नेगेटिव, स्लोप तो क्या है आपका पॉजिटिव, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा एम, और सी मतलब इंटरसेप्ट क्या है नेगेटिव, मतलब नीचे से स्टार्ट होगा, नीचे कट करेगा, ठीक है। तो इस टाइप का आपका ग्राफ बनेगा। ये जो इंटरसेप्ट होता है इसकी वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या है आपके एच न्यू नोट, तो ये बराबर होगा आपके एच न्यू नोट के, ठीक है। और ये जो आपका स्लोप होगा, स्लोप हम बोलते हैं एम को, एम क्या है यहाँ पे एच, तो यहाँ पे स्लोप की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, एच के इक्वल, एच आपके क्या है प्लांक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग है, हो सकता है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े 11 जब जैसे आपका कंप्लीट होगा तब तक आप इन चीज़ों की बिल्कुल फ्लो में करने स्टार्ट कर जाओगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो के ई मैक्स का फॉर्मूला आ गया आपके पास एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, या तो ये फॉर्मूला याद रखो और एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये हुआ आपका स्लोप, ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर मैं आपको इसके ऊपर बेस्ट एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ,
ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए एक बार। ओके, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई एक मेटल है, उसका वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है आपको, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फाइंड इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब लेमडा नोट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपको फाई दिया हुआ है कितना, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई क्या होता है आपका, HC अपॉन लेमडा नोट, ठीक है। और लेमडा नोट आपको फाइंड आउट करना है, HC की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। यहाँ से आप लेमडा नोट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, पहली चीज। सेकंड क्या है, एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। व्हेन रेडिएशन ऑफ 300 नैनोमीटर स्ट्राइक द मेटल सरफेस, जब आपके जो मेटल की सरफेस है उसके ऊपर 300 नैनोमीटर, मतलब उसकी वेवलेंथ दी हुई है 300 नैनोमीटर, वो आपका फोटोन स्ट्राइक करता है, तो ठीक है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है आपका, आपको लेमडा नोट निकालनी है। यहाँ से आप लेमडा नोट कैलकुलेट कर सकते हो। लेमडा नोट इज इक्वल टू HC की वैल्यू कितनी होती है आपकी 12,400, ये 12,400, ठीक है, डिवाइड बाई 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगी आपकी एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो आपका EV से EV कैंसल, 12,400 डिवाइड बाई 3.1, यहाँ से लेमडा नोट की वैल्यू आपके पास आएगी 4,000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो ये एक तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। सेकंड, अभी हमने रिलेशन देखा था EI इक्वल टू क्या है 5 प्लस KE मैक्स, ठीक है। आपको 5 तो दिया हुआ है पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन में, आपको फाइंड आउट करना है KE मैक्स, ये क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए EI मतलब HC अपॉन लेमडा, क्यों, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी ये वेवलेंथ दी हुई है, तो आपको यही टर्म में आपको यूज करनी पड़ेगी। HC अपॉन लेमडा दैट इज इक्वल टू 5 कितना है 3.1 प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको सोल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। HC अपॉन लेमडा, अगर हम कहें HC अपॉन लेमडा, अब यहाँ पे HC की वैल्यू, क्योंकि लेमडा की वैल्यू क्या है नैनोमीटर में है, ठीक है ना, तो यहाँ HC की वैल्यू हम 1240 लेंगे, 12400 नहीं लेंगे, ठीक है ना। यहाँ आपके एंगस्ट्रॉम में हमने आंसर निकाला है, ठीक है ना। ये आएगा 1240 डिवाइड बाई 300 नैनोमीटर, 300, ठीक है। ये कितना आएगा 3.1 प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको सोल्व कीजिए आप, ये 0 से 1 0 कैंसिल, 124 डिवाइड बाई 30, ये आपके पास आएगा 4.13, ठीक है। 4.13 इज इक्वल टू 3.1 प्लस KE मैक्स, ये आपकी जो KE है ये क्या है KE मैक्स है, ठीक है ना, KE मैक्स। यहाँ से KE मैक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी 4.13 माइनस 3.1 दैट इज इक्वल टू 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्यों, क्योंकि आपकी वैल्यू किस में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना। तो छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए। फिर मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको ट्राई करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, द वेवलेंथ टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 200 नैनोमीटर। द वेवलेंथ, क्वेश्चन में आपको क्या है लैंग्वेज को पकड़ना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लैंग्वेज पकड़ ली तो आपके क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाता है, बाकी तो क्या है लैंग्वेज का ही खेल है। लैंग्वेज में आपको फंसा दिया जाता है, आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये लेमडा दिया हुआ है या लेमडा नोट दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है या फिर न्यू नोट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, तो वो चीज़ आपको समझनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेवलेंथ टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 200 नैनोमीटर, मतलब एक वेवलेंथ है जिसकी जो वेवलेंथ कितनी है 200 नैनोमीटर है, जिसकी वजह से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है। इसका मतलब लेमडा नोट की वैल्यू दी हुई है आपको 200 नैनोमीटर, ठीक है, क्योंकि इससे कम होगी तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद half the kinetic energy of the photo electrons emitted by the radiation of wavelength 120 नैनोमीटर। ठीक है ना, देखिए ये आपकी कोई भी मेटल सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर एक तो आपका इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, ठीक है, 120 नैनोमीटर से, 120 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ है। इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ रहेगी, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स विथ हाफ द काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसकी एनर्जी की क्या होनी चाहिए, हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द रेडिएशन ऑफ दिस वेवलेंथ। मतलब अगर इस वेवलेंथ से आपकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की के ही है, तो आपको वो वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है जिससे अगर इलेक्ट्रॉन निकले और उसकी एनर्जी होनी चाहिए आपकी काइनेटिक एनर्जी बाई 2, हाफ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन तो आपको इसके जरिए बनानी है और दूसरी इक्वेशन बनानी इसके लिए, ठीक है, और दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करना है। आपको लैम्डा नोट दिया हुआ है, लैम्डा नोट मतलब यहाँ से हम फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, HC अपॉन लैम्डा नोट, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास फाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और एनर्जी की वैल्यू आपको इन दोनों इक्वेशन से आपको सोल्व करनी है, ठीक है ना। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए, इसमें माथा खपाइए थोड़ा सा, ठीक है ना, प्रैक्टिस कीजिए, आई एम श्योर आपसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मेन तौर पे पढ़ा था, ठीक है ना, और उसके क्या होता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो हमने देखे हैं। आपको न्यूमेरिकल भी करवाया मैंने एक, और ये आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिया है, ट्राई कीजिए, 5 मिनट या 15 मिनट लगे, ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।